हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी IQ जुडिशरी। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या रीजंस हैं कि आपको लॉयर बनना चाहिए। अमूमन तौर पर देखने को मिलता है कि जो भी व्यक्ति BA LLB में या फिर LLB में एडमिशन लेता है, उसका जो है एक टारगेट होता है कि या तो वो सिविल जज जूनियर डिवीजन की तैयारी करेगा या फिर वो जो है प्रैक्टिस में जाएगा और एडवोकेसी करेगा। लेकिन जैसे ही वो लॉ में जाते हैं और लॉ पास आउट करने के बाद उनको वेरियस ऑप्शंस नजर आते हैं, जिसमें उन्हें कॉर्पोरेट वर्ल्ड ज्वाइन करने का मौका मिलता है, वेरियस बैंक्स और लीगल फील्ड्स में लीगल एडवाइजर बनने का मौका मिलता है। तो वो अपने जो प्रैक्टिस के मेन मोटिव को छोड़ देते हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाते हैं। लेकिन आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या कारण है कि आपको एडवोकेसी फील्ड ही चूज करना चाहिए और क्या क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं और कैसे आप एक जो है अच्छे एडवोकेट बन सकते हैं। मूविंग अहेड, अगर अभी तक आप मुझसे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं मेरे दोनों ही सोशल मीडिया हैंडल पर, चाहे वो टेलीग्राम हो चाहे वो इंस्टाग्राम हो। डेली बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे आप करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराता हूँ और डेली बेसिस पे आपके सारे क्वेश्चंस जो भी आपके लॉ से रिलेटेड होते हैं उनको जो है हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आपको यहाँ पे PYQ प्रैक्टिसेस भी डेली बेसिस पे कराई जाती है और जो भी बच्चे वेरियस स्टेट्स की तैयारी कर रहे हैं वो मुझसे इंस्टा से कनेक्ट होकर डायरेक्ट जो है अपने जो कोई भी सवाल उनका है लॉ से रिलेटेड पूछ सकते हैं। और अगर आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं कि मुझसे किस लॉ टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट्स में बता सकते हैं या फिर इंस्टा पे कनेक्ट होकर भी आप मुझे बता सकते हैं। तो क्या वो 8 कारण है जो आपको एज अ लॉयर या फिर एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी व्यक्ति को अपने जो है लाइफ में सर्वाइवल को देखने के लिए, उसको जो है अपने जीवन यापन को करने के लिए कुछ जो है पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। और एडवोकेसी एक ऐसा पेशा है जिसमें आप बेशुमार पैसा कमा सकते हैं। इसका मैंने एक वीडियो बनाया है पिछले 2 दिनों पहले, जिसमें मैंने आपको बताया है कि टॉप 10 लॉयर्स ऑफ इंडिया वो एक अपीयरेंस की कितनी फीस लेते हैं। 5 लाख से लेके 25 लाख रुपए तक एडवोकेसी की फीस जो है पर हियरिंग एडवोकेट चार्ज करते हैं। तो एडवोकेसी में जो अर्निंग पोटेंशियल है वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने वकालत को शुरू से किस मोड में ले जाना चाहते हैं। और जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाता है, आप अच्छे अच्छे केसेस लड़ने लगते हैं, बड़े बड़े केसेस को आप जीतने लगते हैं, तो ऐसे केसेस में आपकी जो है फीस टाइम टू टाइम बढ़ती जाती है। और एक आपका ओहदा होता है, जो एडवोकेट सीनियर एडवोकेट का टाइटल हासिल कर लेते हैं उनको भी जो है एक स्पेशल ट्रीटमेंट और स्पेशल पक्ष दिए जाते हैं कोर्ट में। तो अर्निंग पोटेंशियल की जब बात आती है तो एडवोकेसी में कोई भी बार नहीं है। आप जो है एक केस में अपीयर होने के, एक हियरिंग पे अपीयर होने के 1000 रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक ले सकते हैं। और बड़े बड़े एडवोकेट्स लेते भी हैं। आपको देखने को मिलता है जो भी हिंदुस्तान में बड़े बड़े नाम है वो क्या करते हैं, वो जो है एक एक केस में सिर्फ एक अपीयरेंस के 10 से 12, 15 से 25 लाख रुपए चार्ज करते हैं। तो ये जो एडवोकेसी एक ऐसा पेशा है जिसमें कोई भी आपको पैसे की कमी नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आप शुरू के स्ट्रगल डेज को देखते ही इस प्रोफेशन को छोड़ दोगे तो आपको वो सौभाग्यपूर्ण अनुभूति कभी प्राप्त नहीं हो पाएगी जो एक सीनियर एडवोकेट को होती है। और 10 से 12, 15 साल एडवोकेसी में बिताने के बाद आपको पता लगता है कि जो स्ट्रगल वाले डेज से उससे ज्यादा और उससे कई गुना बेहतर है हमारे जो फाइनल डेज है, जहां पे आप एक चरम पे पहुंच जाते हो और एक जो है टॉप लेवल पे पहुंच जाते हो प्रैक्टिस करने के। तो अर्निंग पोटेंशियल की जब बात होगी तो कितना भी आप अर्न कर सकते हो एडवोकेसी के फील्ड में, इस पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या क्वालिटी है और कैसा कंटेंट आप कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हो, किस तरीके से आप अपने क्लाइंट को केस जिता रहे हो। ठीक, तो कितना भी अर्न कर सकता है एक एडवोकेट, इसका कोई भी जो है तोड़ नहीं है। दूसरा होता है प्रेस्टेज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन इंडियन सोसाइटी में देखने को मिलता है कि जो भी यंग एडवोकेट्स होते हैं या नए एडवोकेट्स होते हैं उन पर अमूमन तौर पर लोग जो है विश्वास नहीं करते और उन पर केसेस नहीं ज्यादा पहुंचते हैं। वहीं दूसरी ओर देखें तो सोसाइटी का यह भी मानना होता है कि जो व्यक्ति इंडियन सोसाइटी में कुछ भी नहीं कर सकता वो एडवोकेसी करने लग जाता है, मतलब BA LLB करके काम करने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बाहर की कंट्रीज में देखोगे तो लॉ प्रोफेशन और एडवोकेट बनना एक अपने आप में अलग ही जो है क्या है, अपने आप में अलग ही स्वैग है। आपको देखने को मिलेगा, आप चाहे यूके की बात करें, USA की बात करें या फिर अदर कंट्रीज की बात करें, वहां पर एक डॉक्टर और एक एडवोकेट हर एक फैमिली का होना जो है मैंडेट किया गया है गवर्नमेंट्स के द्वारा। तो ये एक क्या है, एक जो है प्रेस्टिजियस प्रोफेशन है। और अगर आप एडवोकेसी का प्रोफेशन चूज कर रहे हैं तो आपको एक अलग जो है समाज में दूसरे नजरिए से लोग देखते हैं, क्योंकि आप दूसरों की क्या करते हैं, आप दूसरों
दूसरों की मदद भी करते हैं, आप जो है लोगों के साथ मिंगल रहते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान भी देते हैं। तो ये एक प्रेस्टिजियस प्रोफेशन है एडवोकेसी, जिसमें आप किसी के अंडर जॉब नहीं कर रहे हो, खुद अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर रहे हो और अपने केसेस लेके क्लाइंट का अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हो और उनको सेटिस्फाई कर रहे हो, सेटिस्फाई करने के बाद उनसे उनकी फीस चार्ज कर रहे हो। तो ये जो है क्या एक प्रेस्टिजियस प्रोफेशन भी माना जाता है। मूविंग अहेड, एन अपॉर्चुनिटी टू हेल्प अदर। ठीक, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमने देखा है कि इंडिया में कई बड़े बड़े दिग्गज नाम या फिर छोटे एडवोकेट्स या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट्स में प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट्स बहुत ज्यादा क्या होते हैं, सोशल होते हैं और समाज सेवा पर पूरा ध्यान देते हैं। और एडवोकेट्स को ये पूरी फ्रीडम होती है कि वो चाहें तो क्लाइंट्स का केस जो है बिल्कुल फ्री में लड़े, उनसे कोई भी फीस नहीं चार्ज करें या फिर नॉमिनल फीस जो है एक केस के लिए चार्ज की जाती है वो चार्ज करें। और आपको देखने को मिलता है कि जब भी कोई बड़ा मुद्दा होता है या फिर कहीं कोई स्ट्राइक होती है तो कुछ एडवोकेट्स अपने जो है जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कहलाते हैं या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट कहलाते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो है अपनी सर्विसेज वहां पे क्या फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं और उन लोगों की हेल्प करने की कोशिश करते हैं जिनके पास जो है लीगल असिस्टेंस लेने के लिए कोई भी पैसा नहीं है या फिर वो केस लड़ने के लिए कोई भी पैसा नहीं खर्च कर सकते। तो अमूमन तौर पे ये देखने को मिलता है कि एडवोकेट्स जो है जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट होते हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एक्टिविस्ट होते हैं या फिर जो व्यक्ति कहीं से गवर्नमेंट सर्विस में रिटायर होने के बाद अपने जो है प्रैक्टिस को शुरू करता है, उसका एक ही मोटिव होता है कि वो समाज सेवा करेगा और ऐसे लोगों को हेल्प करेगा जो कि अपना लीगल रिप्रेजेंटेशन एडवोकेट्स के थ्रू कोर्ट में नहीं कर सकते। तो हमें देखने को मिलता है कि बहुत से बड़े बड़े नाम भी ऐसा करते हैं और कई जो है लोग अपने सर्विसेज से रिटायर होने के बाद भी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है एडवोकेट्स के लिए कि वो जो है दूसरों की मदद कर सके और उसके लिए कोई फीस भी नहीं चार्ज करें या फिर अगर वो फीस चार्ज कर रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा नॉमिनल फीस चार्ज करते हैं। तो ये एक माध्यम है जो आपको दूसरों की मदद करने में मदद कर सकता है। चौथा पॉइंट होता है कि इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस। ठीक, ये जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एडवोकेसी एक ऐसा प्रोफेशन है कि जब आप एज अ लॉयर या एज अ एडवोकेट किसी के लिए वर्क करते हो तो आपका जो है क्या आपकी इंटेलेक्चुअलनेस देखी जाती है, क्योंकि आपके पास डेली ही जो है अलग अलग तरीके के मैटर्स आते हैं और उन मैटर्स को आप किस तरीके से डील करते हो, किस तरीके से आप उनको सुलझाते हो। तो ये सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो एडवोकेसी एक जो है रेनॉल्ड प्रोफेशन होने के साथ साथ एक इंटेलेक्चुअल प्रोफेशन भी है, क्योंकि जो भी व्यक्ति एज अ एडवोकेट ऑल ओवर द इंडिया प्रैक्टिस करता है और क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करता है, उसके सामने डेली ही एक नए तरीके का केस आता है और उसको सोचना होता है कि वो कैसे किसी भी व्यक्ति को जो है क्या किसी भी व्यक्ति को रिलीफ दिला सकता है। ये आपकी एबिलिटी के ऊपर होता है कि आपने लॉ को किस तरीके से पढ़ रखा है और कितनी जल्दी आप एडवोकेट्स को एडवोकेट होने के नाते अपने क्लाइंट्स को सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हो। तो वर्किंग एज अ लॉयर इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअल रिगार्डिंग जॉब ऑन द प्लेनेट, फ्रॉम हेल्पिंग टू द planet a trade secret or the diversing a trial strategy forming a multi-millionaire dollars merger. Lawyers are problem solver, analysts and the innovative thinkers, those intellectual are crucial to success कैरियर। ठीक, तो यहां पे बता रहे हैं कि ये जो है बहुत ही ज्यादा एक इंटेलेक्चुअल जॉब भी होता है जो आपको एज अ एडवोकेट प्रैक्टिस करते हुए करना होता है। मूविंग अहेड, अब आते हैं डाइवर्स प्रैक्टिस एरिया। ये तो आपको पता ही होगा, जब आप एडवोकेसी के प्रोफेशन को ज्वाइन करते हो तो आपको जो है वेरियस फील्ड्स में जाने का मौका मिलता है। आप जो है क्रिमिनल लॉयर बन सकते हैं, आप जो है सिविल लॉयर बन सकते हैं, आप जो है मैट्रिमोनियल लॉयर्स बन सकते हैं, आप जो है डिफेंस लॉयर बन सकते हैं, आप जो है टैक्सेशन लॉयर बन सकते हैं और भी कई फील्ड है जहां पे आप अपने एज अ एडवोकेट काम कर सकते हैं। तो एडवोकेसी एक ऐसा पेशा है कि आप जो है इनमें से कोई सा भी फील्ड चूज कर लें या फिर अगर आप इतनी क्षमता रखते हैं कि आप जो है सारे मैटर्स को डील कर सकते हैं तो आप इन सारे मैटर्स के जो है एक्सपर्ट बन सकते हैं और सारे ही केसेस को डील कर सकते हैं। तो ये एडवोकेट बनने के बाद एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको एक फील्ड में माहिर बनाए या फिर आपको सारे के सारे फील्ड में माहिर बना सकता है। हो सकता है कि आप सिविल केसेस के साथ डिफेंस लॉयर के केसेस भी बहुत अच्छे से लड़ते हो, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स भी बहुत अच्छे से जो है डील करते हो। तो हो सकता है कि आप जो है तीनों फील्ड में मास्टर हो जाएं या इन सारे फील्ड में मास्टर हो जाए। हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ आप क्रिमिनल केस ही प्रेफर करें और क्रिमिनल केस के ही अपने आप को मास्टर बनाना चाहें। तो लॉ प्रैक्टिस करने वाले लोगों को या फिर लॉ के बाद प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट्स को बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि वो किसी भी क्षेत्र में जाके किसी भी जो है फील्ड में जाकर जो है अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये कोई बार नहीं है। डाइवर्स प्रैक्टिस एरिया मतलब आप जो है
प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होने के नाते भी अलग अलग जो है सेगमेंट्स में काम कर सकते हैं और उसके एक्सपर्ट भी बन सकते हैं। मूविंग हेड, अब आते हैं वर्क एनवायरमेंट्स एंड द पक्ष। आपने देखा होगा कि वर्क एनवायरमेंट और एंड द पक्ष, ठीक किसी भी एडवोकेट जो कि हमारे सीनियर एडवोकेट्स होते हैं वेरियस हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट्स के, उनको जो है एक अलग जो है क्या एनवायरमेंट मिलता है और अलग जो है उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। आप कभी सुप्रीम कोर्ट गए हो या फिर हाई कोर्ट गए हो तो सीनियर एडवोकेट का एक ओहदा होता है जो आपको देखने को मिलता है, एक ऑरा उनका होता है। उनकी ड्रेस जो है एक अलग तरीके की डिजाइन की जाती है जिससे आप उन्हें रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये जो है सीनियर एडवोकेट का टाइटल लिए हुए हैं और ये जो है इस कोर्ट में सीनियर अधिवक्ता की तरह काम कर रहे हैं। ऐसे ही आपको देखना है कि इसके साथ साथ बहुत सारे और भी पक्ष इनको दिए जाते हैं और एक जो है प्रायोरिटी दी जाती है किसी भी चीज में। अगर कोई भी सीनियर एडवोकेट एज अ 7 साल या 10 साल तक हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर चुका है तो 10 साल की प्रैक्टिस के बाद उसको जो है रिकमेंड किया जा सकता है एज अ हाई कोर्ट जज। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई भी व्यक्ति 10 साल तक प्रैक्टिस कर चुका है और उसका बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, उसने मोस्ट ऑफ द केसेस जीते हैं, तो ऐसे केसेस में डायरेक्टली उनको सुप्रीम कोर्ट का जज भी नॉमिनेट किया जाता है। तो इस तरीके से जो है पूरे पर्क्स एंड बेनिफिट्स जो है एक सीनियर एडवोकेट को या एक एडवोकेट को मिलते हैं। लेकिन एक सीनियर एडवोकेट बनना बहुत बड़ा चैलेंज होता है और इसी वजह से शुरुआत के जो है स्ट्रगल डेज को देखते ही लोग जो है इस प्रोफेशन को क्विट कर देते हैं। लेकिन जो स्टार्ट करता है और स्टार्ट करने के बाद जो स्ट्रगल टाइम होता है उसको जो है क्रॉस कर लेता है और उसके बाद देखिए एडवोकेसी का जो जलवा होता है तब आपको जो है वो फील होगा जब आप जो है सीनियर एडवोकेट हो जाएंगे या फिर आपकी प्रैक्टिस को 5 से 7 साल हो जाएंगे और उसके बाद रेगुलरली आपके पास डेली 8 से 10 केसेस आते रहेंगे। तब आपको पता चलेगा कि ना तो फीस पर कोई बैन है, ना ही आप के लिए क्लाइंट्स की कमी है और ना ही जो है आपके पास टाइम है कि आप जो है अपने प्रोफेशन को छोड़कर किसी दूसरे प्रोफेशन के बारे में सोच भी सकते हैं। मूविंग अहेड, आगे चलते हैं। ट्रांसफरेबल स्किल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास ट्रांसफरेबल स्किल्स हैं, अपनी बात को रखने का तरीका है और अपनी बात को रखने के साथ साथ आप किसी को कन्वेंस कर सकते हो। जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर आपके जजेस होते हैं, आप जब उनके सामने क्लाइंट का रिप्रेजेंटेशन करते हो तो आपके पास वो खूबी है या नहीं, क्योंकि लॉ मोर और लेस सभी के लिए एक जैसा है और सभी को बराबर आता है। लेकिन जो भी व्यक्ति अपने जो है कम्युनिकेशन के थ्रू, अपने स्किल्स के थ्रू अपनी बात को अच्छे से रिप्रेजेंट कर लेता है जजेस के सामने, उसको जो है मास्टर समझा जाता है। और अगर दूसरी ओर एक एडवोकेट अपनी जो है कम्युनिकेशंस पे काम नहीं करता है, अपने स्किल्स को ट्रांसफर नहीं कर पाता है, लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, ना ही जजेस को, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ऐसे केसेस में उनके केस जीतने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो जो ट्रांसफरेबल स्किल्स हैं वो भी आपकी जो है क्या होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट और ब्रिलियंट होनी चाहिए, तभी आप जो है इस प्रोफेशन में आगे बढ़ सकते हैं। मूविंग अहेड, लास्ट पॉइंट पर आते हैं, ग्लोबल इन्फ्लुएंस। आप देखते हो कि कोई भी अधिवक्ता जो बड़े लेवल पे पहुंच जाते हैं प्रैक्टिस करके, तो उनका एक ग्लोबल इंपैक्ट बन जाता है और ग्लोबल इन्फ्लुएंस बन जाता है। जैसे आपको देखने को मिलता है, कपिल सिब्बल जी हमारे क्या लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं, सलमान खुर्शीद जी एक बड़ा नाम एडवोकेसी में, वो भी हमारे लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं, हरीश साल्वे जी हमारे जो है क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और आपने देखा कुलभूषण जाधव के केस में उन्होंने कोई भी फीस नहीं चार्ज की, 1 रुपए फीस उन्होंने जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ली, कुलभूषण जाधव जी को क्या कहते हैं, क्या करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो यहां पर आपको देखने को मिलता है कि पूरी तरीके से क्या आप एक ग्लोबल इन्फ्लुएंसर बन जाते हो जब आप जो है एक बड़ा नाम बन जाते हैं एडवोकेसी में। तो यही कारण है कि आपको एडवोकेसी में हमेशा प्रैक्टिस करने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने स्टार्टिंग डेज को नहीं देखना है, देखना है कि अंजाम क्या होगा और सफर के बाद हम जो है कहां जाकर पहुंचेंगे। आप जो है एक पीरियड को निकाल लेंगे और अगर आप उस पीरियड में भी स्टार्टिंग में डेली 2 से 3 केसेस लेते रहते हैं और आपके पास आते रहते हैं, तो ये जो है आगे जाकर जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और जब आप सीनियर का टाइटल हासिल कर लेते हैं या उससे पहले 5 साल का एक्सपीरियंस आपको हो जाता है प्रैक्टिस करते हुए, उसके बाद देखिए आप जो है कितना अच्छा और खूबसूरत सफर है एडवोकेसी का। और इसी चीज को क्रॉस करते हुए बहुत सारे लोग जो है सक्सेसफुल एडवोकेट बनते हैं। लेकिन जो भी बच्चे या जो भी लोग इस पीरियड से ही भाग जाते हैं, उनका लॉयर बनने का सपना कभी भी पूरा नहीं होता है। तो ये 8 मेन कारण है जो आपको एडवोकेट बनने के लिए प्रेरित करते हैं और आप जो है इन सारी
चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोफेशन पर काम करिए और लगातार इसी चीज में लगे रहिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर मैं आपके लिए आता रहूंगा। अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मुझसे स्टडी IQ जुडिशरी चैनल पर कनेक्ट हो सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे जो इंस्टाग्राम है या टेलीग्राम है वहां पे भी डायरेक्ट कनेक्ट होकर अगर आपकी कोई भी लॉ से रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।